हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी ईएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है, उसी की आज जो है आपकी चैप्टर 3 की क्लास होने वाली है। इसके पहले आपका चैप्टर 1 हो चुका है और चैप्टर 2 भी हो चुका है। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सतत मूल्यांकन क्या होता है और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है। और हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, उसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने चैप्टर 2 में यह डिस्कस किया कि आपकी मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, परीक्षा और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है, और मापन और परीक्षा में अंतर क्या होता है। तो ये सब चीजें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी, और जितनी सब्जेक्ट की क्लासेस हो चुकी हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दक्षता आधारित मूल्यांकन होता क्या है। ठीक। दक्षता आधारित मूल्यांकन होता क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, आपने दक्षता आधारित जो है पढ़ा हुआ होगा। वही चीज है जो अधिगम स्तर था। ठीक। चीजें वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है परिवर्तन हो गया है मूल्यांकन के रूप में। तो समझिएगा कि दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ क्या है, ये समझते हैं। तो बच्चों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन, ये जो न्यूनतम अधिगम है हमने आप पढ़ा होगा, मतलब आपने पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि न्यूनतम अधिगम क्षमता क्या होता है ना। तो वही चीज है, यानी बच्चों की दक्षता पर आधारित, यानी बच्चों के अंदर जिस क्लास में वो है उससे संबंधित उनका आकलन करना ही आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाता है। यानी कक्षा 5 में है तो कम से कम उसको, मतलब उसका फिर मूल्यांकन करना, वही आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। बच्चे के न्यूनतम अधिगम स्तर का पता लगाना। ठीक। यानी बच्चे के अंदर, सॉरी, बच्चे का जो है वो न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी बच्चा जो है जिस क्लास में है, यानी जिस जितने उम्र का वो है, उससे संबंधित जितना बच्चों को कम से कम उनको आता है, वही आपका क्या है, न्यूनतम अधिगम स्तर है। ठीक। तो बच्चे के न्यूनतम अधिगम स्तर का पता लगाना कि बच्चे को कम से कम उतना तो आना ही चाहिए जितना उसका आयु का स्तर है, उसे ही दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे का जो है न्यूनतम अधिगम स्तर का पता लगाना। मान लेते हैं कि बच्चा जो है क्लास 6 में है और उसकी आयु जो है कितनी है, 14 है। ठीक। 14 वर्ष का है और वो कक्षा 6 में है। तो कक्षा 6 में और 14 वर्ष का जो बच्चा है, उसको जितना आना चाहिए उतना उसको आ रहा है कि नहीं, यही आपका क्या होता है, दक्षता आधारित मूल्यांकन। यानी न्यूनतम अधिगम स्तर का पता लगाना ही आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाता है। आई बात समझ में? इसलिए अध्यापक को समय समय पर दक्षता आधारित मूल्यांकन करते रहना चाहिए, जिससे बच्चों में दक्षता का ज्ञान हो सके और अधिगम की प्रक्रिया को अच्छा बनाया जा सके। कहा जा रहा है कि टीचर्स को जो है टाइम टाइम पर, यानी समय समय पर दक्षता आधारित मूल्यांकन हमेशा करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो है इफिशियंसी, यानी दक्षता का ज्ञान प्राप्त होगा, और जो अधिगम यानी जो सिखाने की प्रक्रिया है या जो टीचिंग की प्रक्रिया है, उसको और बेहतर और अच्छा बनाया जा सकता है। आई बात समझ में? आपका जो दक्षता आधारित मूल्यांकन है, इसी को सफल बनाने के लिए अध्यापक को दो प्रकार के मूल्यांकन
का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, पहला तो आपका सतत मूल्यांकन और दूसरा व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, फिर से समझिएगा, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है? न्यूनतम अधिगम स्तर का पता लगाना ही आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है। अब न्यूनतम अधिगम स्तर तो पता है ना, कि बच्चा कम से कम जिस क्लास में है या जितने वर्ष का है उस हिसाब से जितनी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक, उतना हो, वही आपका क्या होता है, जो है अधिगम न्यूनतम अधिगम स्तर होता है। तो वही कहा जा रहा है, न्यूनतम अधिगम स्तर का पता लगाना है, ये आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है। और टीचर्स को क्या करना चाहिए, समय समय पर दक्षता आधारित मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो भी दक्षता है, यानी जो भी एफिशिएंसी है, जो भी चीजें हैं, वो टीचर्स को पता चलता रहेगा, और टीचर्स अपनी शिक्षण प्रक्रिया और बेहतर बनाएंगे, और बच्चे का जो अधिगम मतलब की जो सीखने की प्रक्रिया है वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक, और दक्षता आधारित मूल्यांकन को सफल बनाने के लिए अध्यापक को दो प्रकार से मूल्यांकन करने चाहिए। ठीक, एक तो सतत मूल्यांकन करना चाहिए और दूसरा व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सतत मूल्यांकन क्या होता है और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। उसके पहले एक मेन जो है नोट देखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सीबीएसई द्वारा, यानी जो आपका सीबीएसई है उसी के द्वारा आपका सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन की क्रिया प्रारंभ हुआ। यानी जो आपका सतत मूल्यांकन है और व्यापक मूल्यांकन है, ये आपका सीबीएसई के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे संख्याओं को लिखना हो गया आपका, ये मूल्यांकन में है, हाँ? और संख्याओं की पहचान करना, प्रारंभिक स्तर के बच्चे यानी जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको 1 से 100 तक गिनती आनी चाहिए। ये सब चीजें क्या है आपकी, मतलब सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन के द्वारा हम इसे पता कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे सतत मूल्यांकन क्या होता है। सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है। यानी सतत मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो सतत मूल्यांकन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, तो यह आपकी सतत मूल्यांकन वो साथ साथ ही चलती रहती है। ठीक, ये नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे उसके बाद फिर हम कुछ टाइम के बाद मूल्यांकन करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो सतत मूल्यांकन है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या होता है कि सीखने सिखाने के साथ चलती है, जिससे बच्चों के अनुभवों एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन लगातार होता रहता है। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो एक्सपीरियंस है ना, उनकी जो बिहेवियर है, इन सब में जो चेंजिंग आती है, यानी इन सब में जो परिवर्तन होता है बच्चों के अनुभव में, मतलब उनको जो जो चीजें वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो जो चीजें वो सीख रहे हैं, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, इन सब का जो मूल्यांकन होता है वो कंटिन्यूअस होता रहता है, और हम सतत मूल्यांकन के द्वारा यही पता करते हैं। ठीक, फिर से देखते हैं, आपका जो सतत मूल्यांकन होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सीखने और सिखाने के साथ साथ चलती रहती है। ठीक, जिससे क्या होता है कि बच्चों के अनुभव, ठीक, और व्यवहार में परिवर्तन का मूल- होने वाले परिवर्तन का जो मूल्यांकन लगातार होता रहता है। सतत मूल्यांकन लिखित, मौखिक एवं अन्य क्रियाकलापों के द्वारा संपन्न होता है। आपका जो सतत मूल्यांकन है वो लिखित यानी लिखने के द्वारा, मौखिक यानी ओरल यानी बोल के, रिटन या ओरल, ठीक, एवं अन्य क्रियाकलाप और कोई एक्टिविटी के द्वारा करा के हम सतत मूल्यांकन कंप्लीट कर सकते हैं। सतत मूल्यांकन में बच्चे के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रतिमाह लेखा जोखा रखा जाता है। सतत मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चे का जो अध्ययन चल रहा है या बच्चा जो कुछ भी उपलब्धि पा रहा है, उसको पर मंथ के अकॉर्डिंग जो है वो लेखा जोखा यानी पूरा डाटा रखा जाता है। यह मूल्यांकन नियमित और निरंतर चलता है, मतलब ये रेगुलर बिल्कुल रहता है और कंटिन्यूअस चलता है।
इसमें अध्यापक को यह पता चलता है कि अध्यापक का पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। हालांकि हर एक मूल्यांकन में पता चलता है ये कि अध्यापक ने जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक, फिर से सतत मूल्यांकन एक बार फिर से समझिएगा। आपका जो सतत मूल्यांकन होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चों के अनुभव और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो आप जो है सतत मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, लगातार जो परिवर्तन होता रहता है वो पता चलता है। ठीक, सतत मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं? लिखित के द्वारा कर सकते हैं, यानी रिटन फॉर्म में, मौखिक यानी ओरल यानी बोल के, ठीक, और अन्य क्रियाकलाप यानी और कोई अदर एक्टिविटी के द्वारा हम सतत मूल्यांकन के द्वारा चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक, सतत मूल्यांकन में जो भी बच्चे के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है या जो भी उनको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं उन सब चीजों का पर मंथ का डाटा जो है टीचर्स उसको रखते हैं। और आपका जो सतत मूल्यांकन होता है वो नियमित यानी रेगुलर रहता है हमेशा। ठीक, और निरंतर चलता रहता है। इससे क्या होता है कि अध्यापक को यह पता चलता है कि अध्यापक का जितना भी पढ़ाया हुआ है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। ये आपका सतत मूल्यांकन है। अब हम ये देखेंगे कि सतत मूल्यांकन का महत्व क्या है। एक सतत मूल्यांकन का महत्व क्या है वो हम देखेंगे। तो सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित और लगातार पता चलता रहता है। अध्यापक को इससे बच्चों की गलतियों को सुधार के बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सतत मूल्यांकन क्या है, कि इसका महत्व ये है कि सतत मूल्यांकन के द्वारा हम ये पता करते हैं कि बच्चे की योग्यता क्या है, अयोग्यता क्या है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ हम उनका मूल्यांकन भी कर रहे हैं कि बच्चे का क्या योग्यता है, क्या अयोग्यता, यानी बच्चा किस चीज में योग्य है और किस चीज में अयोग्य है। तो ये क्या होता है, हमें नियमित और लगातार पता चलता रहता है। किसके द्वारा? सतत मूल्यांकन के द्वारा। इससे क्या होता है कि अध्यापक को यह चीज में हेल्प करता है कि बच्चों की गलतियों को वो साथ साथ क्या करता है, सुधारता चलता है। यानी उन सब चीजों को जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है या जो गलतियां कर रहा है उसको वो सुधारता रहता है। जिससे क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण का मतलब अब तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, यानी सभी क्षेत्रों में उसका विकास होता रहता है। बाकी और मूल्यांकन होता है कि हाँ बच्चों को हमने पढ़ाया, फिर टेस्ट लिया या फिर एग्जाम लिया, ऐसा होता है। लेकिन सतत मूल्यांकन में क्या है, अगर हम क्लास ले रहे हैं मैथ का, ठीक है, मैथ में हम पढ़ा भी रहे हैं साथ ही साथ और बच्चे का मूल्यांकन भी कर रहे हैं, यानी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे से हम क्लास में पूछ भी रहे हैं कि हाँ इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो इससे क्या होता है कि हमें एट द पॉइंट तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे को ये टॉपिक नहीं आ रहा या ये क्वेश्चन में समस्या है। तो हम चीजें साथ में ही उसको जो है बताते चलते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं सतत मूल्यांकन का महत्व। सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित और लगातार पता चलता रहता है। अध्यापक को इससे बच्चों की गलतियों को सुधार के बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि सतत मूल्यांकन की विधियां क्या क्या हैं। तो मूल्यांकन के लिए निम्न विधियों को अपनाया गया है। अब जो है आपका पहला है आपका सत्र परीक्षा। ठीक, तो स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं जैसे हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया या एनुअल वाला हो गया, तो उससे भी हम क्या करते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहला है आपका सत्र परीक्षा। तो स्कूलों में त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अलावा भी शिक्षा सत्र में फरवरी और सितंबर में दो और परीक्षा कराई जाए। यानी आपकी जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और जो एनुअली एग्जाम हो रहा है ना, उसके अलावा भी फरवरी और सितंबर में क्या हो, फरवरी और सितंबर के बीच में भी दो एग्जाम्स कराए जाए। उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी जब एग्जाम होगा तो हमें खुद पता चलेगा, यानी टीचर्स को खुद पता चलेगा कि बच्चे ने अभी ये
उसको नहीं कवर हुआ है, हमें अभी इतना पढ़ाना है ना। अगर त्रैमासिक में हुआ तो क्या होगा कि इस समय का इतना सिलेबस था, इतना सिलेबस खत्म हुआ, फिर उसी का एग्जाम त्रैमासिक में होता है, फिर आपने पढ़ाया फिर अर्धवार्षिक में, तो ऐसा होता है तो बच्चे की जो चीजें छूट जा रही हैं वो हम उसको कवर नहीं करा पाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि फरवरी और सितंबर के बीच में भी 2 एग्जाम कराए जाएं, जिससे क्या होगा, बच्चे का मूल्यांकन होगा और जो भी कमी पाई जाएगी उन चीजों में सुधार किया जाएगा। ठीक। अगला है आपका इकाई परीक्षण यानी यूनिट टेस्ट। ठीक, सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा यूनिट टेस्ट क्या होता है। तो जैसे ही पाठ्य पुस्तक यानी जो बुक का एक पाठ जो होता है या उसका जो चैप्टर 1 होता है, जैसे ही वो खत्म होता है तो बच्चों का क्या होता है, यूनिट टेस्ट होता है। उससे क्या होता है, ये पता चल जाता है कि चैप्टर 1 में कौन कौन से बच्चों को कितना समझ में आया है, कहाँ पे नंबर कम है, कहाँ पे टीचर को और मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ पे बच्चों को और समझाने की जरूरत है। इन सब चीजों का पता चल जाता है। ठीक, किसमें, इकाई परीक्षण में। और इकाई परीक्षण में क्या होता है, फिर से देखिएगा, पाठ्य पुस्तक के हर एक पाठ यानी एक पाठ, पहला चैप्टर 1 मान लीजिए खत्म हुआ या अध्याय कह लीजिए, जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही आपका टेस्ट ले लिया जाता है। अगला है आपका मासिक परीक्षण। एक महीने में पढ़ाई गई चीजों का परीक्षा लेना, यानी एक मंथ में आपने जितना भी पढ़ाया है उन सब चीजों का एग्जाम्स लेना या फिर टेस्ट लेना। ठीक। अगला है आपका सेमेस्टर पद्धति, जैसा कि बीटीसी वालों का है सेमेस्टर वैसा ही। तो वर्तमान में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि में 6 6 माह की सेमेस्टर पद्धति लागू कर दी गई है। यानी प्रेजेंट टाइम में जो हायर एजुकेशन है ना, जैसे बीटेक वगैरह हो गया, बीटीसी हो गया आपका, या तो फिर व्यावसायिक शिक्षा यानी जैसे डिप्लोमा हो गया, है ना, पॉलिटेक्निक हो गया, तो इन या फिर कोई प्रशिक्षण जैसे आप बीटीसी वाले हैं, तो इन सब की जो मतलब जो ये सब शिक्षाएं हैं, इनमें क्या है कि सेमेस्टर पद्धति लागू कर दी गई है। हर 6 मंथ में जो है वो एग्जाम्स कराए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सतत मूल्यांकन के क्षेत्र। ठीक है, सतत मूल्यांकन के क्षेत्र। तो देखिएगा, सतत मूल्यांकन में शिक्षण तथा परीक्षण दोनों ही क्रियाएं एक साथ चलती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो सतत मूल्यांकन होता है उसमें शिक्षण की प्रक्रिया और परीक्षण की प्रक्रिया दोनों क्या होती है, साथ साथ चलती रहती हैं। और सतत मूल्यांकन में बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी निम्न पक्ष आते हैं। यानी सतत मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चों के जो पर्सनालिटी से संबंधित कि जो जो पक्ष आते हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला है बच्चे की अभिरुचि, यानी सतत मूल्यांकन जब करते हैं तो बच्चे की किस चीज में इंटरेस्ट है ये हमें पता चलता है। ठीक। बच्चे की सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी भी पता चलता है। ठीक है। अगला है आपका बच्चे में ज्ञान। तो बच्चे में जो ज्ञान का स्तर है वो पता चलता है। बच्चे की पारिवारिक रुचि, बच्चे का फैमिली में किस लोगों से वो अटैच है, ठीक, इन सब का भी बात का पता चलता है। यानी ये सब पक्ष आपके जो है सतत मूल्यांकन के द्वारा जो है व्यक्तित्व संबंधी ये सब चीजें हमें पता चलती हैं। बच्चे की समझ शक्ति क्या है, ठीक, बच्चे की व्यक्तित्व रुचियों का मापन कर सकते हैं। शारीरिक स्थिति तथा स्वास्थ्य के बारे में पता कर सकते हैं। बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि क्या है, तो ये सभी हम जान सकते हैं। ये सब आपके जो है सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चों से संबंधित जो भी इनकी चीजें हैं ये सब चीजें पता चलती हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका व्यापक मूल्यांकन। तो व्यापक मूल्यांकन क्या होता है उसको देखते हैं। बच्चों के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक क्षेत्र में किसी बच्चे का मूल्यांकन करते समय उसके वातावरण तथा सामाजिक स्थिति व उसकी शारीरिक क्षमता को समझकर ही व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। समझिएगा इसको डिटेल में। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है,
हमने अभी सतत मूल्यांकन में पढ़ा कि बच्चे को हम शिक्षा भी देते रहते हैं और उसका क्या करते हैं, साथ ही साथ मूल्यांकन भी करते हैं। लेकिन व्यापक मूल्यांकन क्या है कि बच्चे को, अधिगम को, ठीक, किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जैसे आपका स्थूल या सूक्ष्म यानी माइक्रो और मैक्रो, ठीक, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक, ज्ञात अज्ञात यानी नोन या अननोन, अनेक पक्ष होते हैं, है ना। बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं या समझाते हैं तो अनेक जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, है ना। जैसे स्थूल हो गया, सूक्ष्म हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, ज्ञात हो गया, अज्ञात हो गया। तो यही जिनका हम मूल्यांकन करते हैं वही आपका व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। फिर से समझिएगा, बच्चे के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यानी स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात, अनेक पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना ही क्या है, आपका व्यापक मूल्यांकन है। व्यापक यानी डिटेल में, ठीक, यानी बच्चे का जो अधिगम को जो जो चीजें प्रभावित करने वाले कारक हैं या जो भी अधिगम को प्रभावित करने वाले पक्ष हैं, उन सभी का मूल्यांकन करना ही आपका व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक, शैक्षिक क्षेत्र में यानी शिक्षा का जो भी एजुकेशन है उसमें बच्चे का मूल्यांकन करते समय उसके वातावरण यानी वो किस जगह पे रह रहा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, ठीक, सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी शारीरिक क्षमता क्या है, इन सब चीजों को समझ कर ही व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। आई बात समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर से समझते हैं, शैक्षिक क्षेत्र में जब हमें किसी बच्चे का मूल्यांकन करना होता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चा किस वातावरण का है, बच्चा किस माहौल में रह रहा है, उसके परिवार की क्या कंडीशन है, उसकी आसपास की सामाजिक स्थिति क्या है, ठीक, उसकी शारीरिक क्षमता क्या है। तो इन सब चीजों को समझ कर ही व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष, क्या क्या जो है व्यापक मूल्यांकन के पक्ष हैं वो हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। और एक बात और, आप एक लाइक एक शेयर तो कर ही सकते हैं, और कमेंट जरूर किया करिए। अगर क्लास अच्छी लग रही तो भी कमेंट किया करिए और नहीं लग रही तो भी किया करिए। इससे क्या होगा कि हमें फीडबैक मिलेगा कि हाँ, हमारे द्वारा जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हम और बेहतर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।